ओके, कोडॉन रिकग्निशन बाय ट्रांसफर आरएनए। अब जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो कोडॉन को रिकग्नाइज किस तरह से करता है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कोडॉन और एंटी कोडॉन जब आपस में एक दूसरे को मिल रहे होते हैं तो इसी तरह से एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होती है। जो कोडॉन की सीक्वेंस होता है वो 3 to 5 to 3 एंड होता है, और जो एंटी कोडॉन होता है वो 3 to 5 ओरिएंटेशन में होता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इस तरीके से होती है कि कोडॉन के फर्स्ट और सेकंड बेसिस और जो एंटी कोडॉन है उसके लास्ट 2 बेसिस के दरमियान जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है वो ट्रेडिशनल वाटसन क्रिक रूल फॉलो कर रही होती है। लेकिन जो आपका थर्ड बेस होता है इन दी कोडॉन एंड द फर्स्ट बेस इन द एंटी कोडॉन, वो जो है वो थोड़ी सी वेरिएबल होती है। अब ये वोबल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है कि क्यों या किस तरीके से आपके पास एक ट्रांसफर आरएनए जो होता है, एक ट्रांसफर आरएनए में एंटी कोडॉन होता है ना, तो वो एंटी कोडॉन जो होता है वो मल्टीपल कोडॉन्स को क्यों जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये वोबल हाइपोथेसिस के थ्रू वो करता है। वोबल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट बेसिकली the complementary base pairing between the first 2 bases of the codon and the last 2 bases of the anticodon follow the traditional Watson-Crick rule, जिसमें G जो है वो C के साथ पेयर करता है और AU के साथ पेयर करता है। But it can be less stringent for the last base, ठीक है, लेकिन लास्ट बेस के लिए वो थोड़ा सा stringent होता है। जो 5' एंड होता है एंटीकोडॉन का और 3' एंड होता है कोडॉन का। 5' एंटीकोडॉन जो होता है ना वो थोड़ी सी उसमें वो स्पेशली इतनी डिफाइन नहीं होती है, वो मूवेबल होती है। उसकी मूवमेंट से क्या होता है कि वहाँ पे एडिशनल बेस जो नॉन ट्रेडिशनल बेस पेयरिंग होती है वो वहाँ पे हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे यू के साथ देखो, ए के साथ तो यू बाउंड है, जी के साथ तो सी बाउंड है, लेकिन यू के साथ भी जी आ गई, जबकि यू के साथ आपके पास ए आनी चाहिए थी। ठीक है, ये है ना आपके पास पिरामिडीन के, अभी तो दोनों पिरामिडीन तो नहीं ना सकती, तो यू के साथ जी आ गई है विच इज अनकॉमन, लेकिन वो फिर भी हो जाता है। ठीक है, जो कि इस केस में हो जाता है वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा ढीला सा हो जाता है, ये सोच लो। और ये वोबल हाइपोथेसिस यही रखता है, इसी की वजह से आपके पास ये होता है कि यहाँ पे जो थर्ड बेस होती है वो हाईली वेरिएबल हो सकती है, और इसकी वजह से ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो मल्टीपल एंटी कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। नाउ ट्रांसलेशन में स्टेप्स, सबसे पहले बताना चाहिए कि आपके पास जो ट्रांसलेशन होती है उसमें एक 3 लेटर अल्फाबेट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आप 20 लेटर अल्फाबेट और 20 लेटर अल्फाबेट ऑफ अमीनो एसिड की सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हो। इसमें होता है कि आपका जो मैसेंजर आरएनए होता है इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स 5' to 3' ठीक है, और जो 5' to 3' ट्रांसलेट करते हैं तो आपके पास प्रोटीन जो है वो एन टर्मिनल से सी टर्मिनल में प्रोटीन बनती है। प्रोकैरियोट्स में ये होता है कि आपके पास जो मैसेंजर आरएनए होता है ना उसके विद इन सेवरल प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि सेवरल कोडिंग रीजन होते हैं, तो उसको हम पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। एक मैसेंजर आरएनए के अंदर सेवरल कोडिंग रीजन होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि एक मैसेंजर आरएनए में एक ही कोडिंग रीजन है, उसको हम मोनोसिस्टोनिक कहते हैं। अब जो ट्रांसलेशन के स्टेप्स होते हैं ना उसमें इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन आ जाती है। अच्छा, जो ट्रांसलेशन है उसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में काफी डिफरेंसेस हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन लिंक्ड होती है, इस तरीके से कि आपके पास अभी जो ट्रांसलेशन होती है वो अभी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं होती, कि ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पास जो है सबसे पहले स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन, क्योंकि इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन ये टिपिकल स्टेप्स होते हैं। इनिशिएशन में सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें चाहिए, यू नीड 2 राइबोसोमल सब यूनिट्स चाहिए होते हैं, मैसेंजर आरएनए चाहिए होता है, 2 राइबोसोमल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए, अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, जीटीपी चाहिए, और इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए। प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3, और यूकैरियोट्स के अंदर यू हैव मल्टीपल यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसिकली एक शीन डालगर्नो सीक्वेंस होता है। एक शीन डालगर्नो सीक्वेंस होता है ना वो एक प्यूरिन रिच सीक्वेंस होता है, जो कि 30s राइबोसोमल यूनिट के अंदर जो है ना ये आप देख सकते हैं पड़ा होता है। अब इसका 5' के एंड आपके पास ये इट इज बेसिकली 6 to 10 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम ऑफ द इनिशिएटर कोडॉन, ठीक है, 5' एंड की तरफ। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री इसी 30s राइबोसोमल यूनिट में एक होता है 16s राइबोसोमल आरएनए, जिसके अंदर इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं नियर द 3' सो बाइंडिंग विद द 3' एंड 5' से क्या होता है कि आपके पास ये जो आपके पास ये हमने कहा ना कि जो इसमें ये होता है कि इट विल फैसिलिटेट द पोजीशनिंग ऑफ द 30s राइबोसोमल यूनिट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द ऑर्ग ना, तो ये आपके पास होता है प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है कि आपके पास 5' कैपिंग से होता है, और इसमें भी कैप डिपेंडेंट और कैप इंडिपेंडेंट प्रोसीजर होता है। कैप डिपेंडेंट में होता है कि जो 40s राइबोसोमल सब यूनिट होता है अलॉन्ग विद द यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 फैमिली प्रोटीन के साथ एड उसको कर रहा होता है, ये बाइंड करता है ऑन टू द कैप ऑफ द मैसेंजर आरएनए, और फिर 5 to 3 डायरेक्शन में वो मूव करता है बिल्कुल जिस तरह कोई स्कैनर होता है, और फिर वो जब इवेंचुअली आ होता है तो उसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वहां से इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो कैप इंडिपेंडेंट प्रोसेस है उसमें 40s राइबोसोमल सब यूनिट जो होता है वो कैप से बाइंड नहीं करता जरूरी, उसके अंदर कोई इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट, किसी इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट पे बाइंड करता है, और वहां से जो है वो यहाँ पे क्या करता है कि आपके पास वो करता है ट्रेस करता है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर इनिशिएशन जो आपकी इलोंगेशन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 है, अगर वो कैप के बजाय आपके पास टेल से बाइंड कर जाते हैं तो मैसेंजर आरएनए की सर्कुलराइजेशन हो जाती है, जिससे इट विल प्रिवेंट द प्रोसीजर, जो कि आपके पास इनिशिएशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए का बनना, ठीक है, जो कि ऑ को रिकॉग्नाइज करेगा। अब इसकी रिकॉग्निशन जो यूकैरियोट्स में होती है वो यूकैरियोटिक 2 जीटीपी से होती है, इनिशिएशन फैक्टर ऑफ प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी से होती है। ठीक है, अब होता ये कि बेसिकली आपके पास यहाँ पे वो कहते हैं कि ये ही यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी वाहिद है जो कि पी जो ट्रांसफर आरएनए जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है, और उस इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए को डायरेक्टली पी साइड पे लेके आ रहा होता है। अब बेसिकली ये रखना है कि जो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए होता है ना वो अगर प्रोकैरियोट्स में बात करें तो सबसे पहले तो उसके एडेनिन के साथ मेथियोनिन को जोड़ा जाता है, और उस मेथियोनिन को ऑब्वियसली डोनर जो है वो एस एडेनोसिल मेथियोनिन होगा, सैम होगा। उसके ऊपर फिर ट्रांसफॉर्मलाइज ऐड करता है वो N10 फॉर्मेट टेट्राहाइड्रोफोलेट के थ्रू जो है वो फॉर्माइल डोनेट करता है, यहाँ पे N फॉर्माइल मेथियोनिन बन जाती है। तो दिस इज द इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए, N फॉर्माइल मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए इन
लेकिन ये प्रोकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट्स के अंदर आपके पास जो है वो सिर्फ मेथिओनिन होता है, फॉर्मेलेशन उसकी नहीं की जाती। और ये जो मेथिओनिन होता है ना, ये भी ट्रांसलेशन कंप्लीट होने से पहले ही दोनों केस में रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो यूकैरियोट इनिशिएशन फैक्टर होते हैं कुछ उसमें कुछ एंटी एसोसिएशन फैक्टर होते हैं जो कि प्री मेच्योर एडिशन ऑफ द लार्ज सेगमेंट। अब बेसिकली होता है कि जब इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए पी साइड पे आ जाता है ना, तो उस साइड उस वक्त क्या होता है कि लाइबोसोमल लार्ज राइबोसोमल सेगमेंट आके वहाँ पे बाइंड कर जाता है। ठीक है, जब आपका इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए पी साइड पे आके बाइंड कर जाता है तो साथ ही राइबोसोमल जो लार्ज सेगमेंट होता है ना वो यहाँ पे आके बाइंड कर जाता है। और इससे आपके पास प्रोकैरियोट्स में यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर यू विल हैव दी प्रोकैरियोट्स के अंदर सबसे बड़ा लार्ज सब यूनिट होता है ना, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आपके पास 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और हमारे अंदर 80s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो अब बनता है। ठीक है, उससे पहले स्मॉल राइबोसोमल यूनिट के अकॉर्डिंग आप कहते हो कि 30s सब यूनिट है और उसमें आपके पास 40s सब यूनिट। ठीक है, खैर अच्छा, उसको प्रिवेंट करने वो कहते हैं कि अगर प्री मेच्योर एडिशन ना हो जाए उसके लिए एंटी एसोसिएशन फैक्टर्स होते हैं। और दूसरा ये कि आपके पास जो यूके इनिशिएशन फैक्टर 2 है जो कि जीटीपी यूज़ कर रहे होते हैं, इनके हमेशा ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर होने चाहिए कि उनको दोबारा से जीटीपी दें, तो वो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 भी उसको यहाँ पे दे रहा होता है। अब इलॉन्गेशन किस तरह से होती है? अच्छा, इलॉन्गेशन में सबसे पहले तो स्टेप ये होता है कि अब आपके पास आप अमाइनो सेल ट्रांसफर आरएनए लेके आओ। कहाँ पे? अच्छा, दूसरा वो कहते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो कार्बोक्सिल एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन में एड अप होते हैं। अमाइनो एसिड कहाँ पे एड अप होते हैं? कार्बोक्सिल एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन पे। ठीक है, कार्बोक्सिल पे एड अप करते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे एन से सी बनाते हैं ना, सबसे पहले एन होता है तो सी होता है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिल एंड पे आप एल करते जाते हो। तो हमने कहा कि डिलीवरी ऑफ द अमाइनो सेल ट्रांसफर आरएनए हुज कोडॉन, अब यहाँ पे अब डिलीवरी ऑफ द अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए हुज कोडॉन अपीयर्स नेक्स्ट ऑन द मैसेंजर आरएनए, इसको हम इस प्रोसेस को हम ना डिकोडिंग कहते हैं कि आपके पास अब देखो ना, सबसे पहले यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए था उसमें तो इनिशिएशन कोडॉन था। अब जो नेक्स्ट आपके पास कोडॉन है उसकी कंप्लीमेंट्री एंटी कोडॉन वाला इनिशियल ट्रांसफर आरएनए का यहाँ पे आना, उसको हम डिकोडिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आता है। अब बेसिकली जो इलॉन्गेशन है उसमें भी डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व है। ई कोलाई के अंदर यू हैव द इलॉन्गेशन फैक्टर टीयू जीटीपी और इलॉन्गेशन फैक्टर टीएस, और हमारे अंदर यू हैव दी इलॉन्गेशन फैक्टर 1 अल्फा जीटीपी और इलॉन्गेशन फैक्टर 1 बीटा गैमा। अब ये जो इलॉन्गेशन फैक्टर टीएस और 1 बीटा गैमा है ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज है, यानी कि अपना सामान साथ लेके आए कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे से जीटीपी गुम जाए तो मैं दोबारा से जीटीपी ले लूँ। ठीक है, अब जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो किसके दौरान होती है? बिटवीन द अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड जो पी साइड पे होती है। ठीक है, जो कि आपके पास इनिशिएटर अमाइनो एसिड हो सकता है, मतलब होता है, और अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑन दी ऑफ द अमाइनो एसिड ऑन द ए साइड। ठीक है, बाय द पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज जो होती है वो एक्टिविटी होती है ऑफ द 23s राइबोसोमल यूनिट ऑफ द 50s। ठीक है, हम ये कि उसमें प्रोकैरियोट्स में होते हैं ना। अब यहाँ पे यूकैरियोट्स को तो इस बुक में नहीं लिखा, लेकिन बेसिकली ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट की एक्टिविटी होती है, और बेसिकली क्योंकि राइबोसोम इसको परफॉर्म होता है इसको हम राइबोजाइम कहते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है बिटवीन द अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड एट द ए साइड और बिटवीन द अमाइनो ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड एट द पी साइड, तो उसको यहाँ पे अमाइनो बॉन्ड बन गया। उसके बाद क्या होता है कि जो ए साइड होता है ना वो उस अमाइनो एसिड को अपनी तरफ जो आपके पास पी साइड पर अमाइनो एसिड उसको अपनी तरफ खींच लेता है। ए साइड वाला अमाइनो एसिड पी साइड वाले अमाइनो एसिड को अपनी तरफ खींच लेता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपेप्टाइडेशन कहते हैं। एंड साइमल्टेनियसली अनदर स्टेप अकर जिसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, कि उसी साथ कि जिस साइड आपके पास जो पी होता है, जो ए साइड पे जो अमाइनो एसिड होता है वो पी वाले को अपनी तरफ खींच रहा होता है, उसी के साथ क्या होता है कि ट्रांसलोकेशन होती है। राइबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पे आगे मूव करता है। ठीक है, राइबोसोम इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे मूव करता है, यानी कि आप कह सकते हो कि ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉरवर्ड मूव करता है टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड। और उस वक्त क्या हो जाता है कि उस वक्त यहाँ पे मैं यहाँ आपको इस तरह से दिखा रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल पहले आपके पास जो है ना, जैसे हमारे पास कोई भी आया, जैसे फ्रेंड था वो यहाँ पे आया। ठीक है, मैं भी इस डायग्राम से दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ए साइड पे आपके पास कोई भी अमाइनो एसिड आया, इन दोनों के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। जब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया तो इस ए साइड वाले अमाइनो एसिड ने इसको अपनी तरफ खींच लिया। जब इसको अपनी तरफ खींच लिया उसी के साथ साइमल्टेनियसली ये स्टेप हो रहा होता है कि ये जब आगे मूव कर जाता है तो आपके पास इसमें क्या होता है कि जो पी साइड पे आपके पास था ना, अब देखो ये जो पी साइड वाला था ये पी साइड पे था, तो पी साइड वाला मूव कर जाता है ई साइड पे, और ये ए साइड पे था ए साइड वाला मूव कर जाता है पी साइड पे। तो आपने रखना है कि जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो मेनली पी साइड पे डेवलप करी होती है, क्योंकि अब देखो अब जब नेक्स्ट अमाइनो सेल ट्रांसफर आने आएगा वो इधर आएगा, फिर जब इधर आएगा तो इसके और इसके दरमियान बॉन्ड बनेगा, फिर ये वाला इसको अपनी तरफ खींच लेगा, और फिर उसके साथ जब ये ट्रांसपेप्टाइडेशन होगी तो साथ ही ट्रांसलोकेशन हो जाएगी, साथ ही ये आपके पास पी साइड पे चला जाएगा। और जो यहाँ पे देखो ना, जब ये इस साइड पे चला जाएगा तो आपके पास जो यहाँ पे पड़ा हुआ था वो तो खाली हो गया, तो वो यहाँ से एक्सरसाइज से रिलीज हो जाएगा। तो ये सारा आपके पास प्रोसेस हो रहा था के साथ साथ। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा होता है। फिर हमने कहा कि इसमें दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन, इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। उसमें ऑब्वियसली आपके पास इलॉन्गेशन फैक्टर जीटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, और इसमें आपके पास इलॉन्गेशन फैक्टर जीटीपी रिक्वायर्ड होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और इलॉन्गेशन फैक्टर 2 जीटीपी रिक्वायर्ड होते हैं यूकैरियोट्स में। इसमें जीटीपी हाइड्रोलिसिस होती है। ट्रांसलोकेशन विल कॉज द मूवमेंट ऑफ द अनचार्ज ट्रांसफर टू द पी साइड। ठीक है, ये हमने जो मैंने बता दिया कि पी साइड से ई साइड होती है। और यहाँ पर कहते हैं कि अब देखो मैसेंजर आरएनए क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो सकती है तो इसमें मल्टीपल राइबोसोम एक साथ मैसेंजर आरएनए की पूरी लेंथ पे आकर, तो उसको हम पॉलीराइबोसोम या पोलीसोम कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताया ना, इनिशिएशन के लिए हमने कहा था कि जो प्रोकैरियोट्स है उस पर करते हैं इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी और एलोंगेशन इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी, जो कि बेसिकली ब्रिंग कर रहे होते हैं इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए को। फिर हमने कहा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्रिवेंट करते हैं एसोसिएशन ऑफ सब यूनिट्स की, जो डिसोसिएशन के जो
प्रिवेंट द एसोसिएशन ऑफ द, ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं एसोसिएशन ऑफ सब यूनिट को। उसमें जो होते हैं वो होते हैं आपके पास पी के इनिशिएशन फैक्टर 3 और ये इलॉन्गेशन इनिशिएशन फैक्टर 3 और 1A होते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरे आपके पास जब ATS और जो, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ थी कि जब लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आता है ना यहाँ पे बाइंड करता है, तो उसमें इन्वॉल्व होता है यूकैरियोट्स में इलॉन्गेशन इनिशिएशन फैक्टर 5, ठीक है, सॉरी यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 उसमें इन्वॉल्व होता है। अच्छा ये और एक और चीज़ जिससे हमने कहा कि आपके पास उसके कॉम्प्लीमेंट्री में कहा था कि शीन डाल्टनी सीक्वेंस होता है आपकी राइबोसोम में, आपके प्रोकैरियोट्स में। इसी तरह से हमारे पास जो और का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है उसको हम कोजैक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है, विच इज ऑन द 18S RNA। 18S RNA पे वी हैव दी यूकैरियोट्स के अंदर 18S RNA पे होता है कोजैक सीक्वेंस, शीन डाल्टनी सीक्वेंस को कॉरेस्पॉन्ड करने वाला कोजैक सीक्वेंस। ओके सो हम यहाँ पे इस पे बात कर रहे थे, इन पे फैक्टर्स पे। फिर हमने कहा कि इलॉन्गेशन जो होती है उसमें जो TU होते हैं और 1 अल्फा होते हैं वो ब्रिंग करते हैं ट्रांसफर आरएनए को, और जो TS और 1 बीटा गामा होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज वगैरह के साथ करते हैं। फिर आपको पता है ट्रांसलोकेशन में आपके पास GGDP और 2GDP इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन के लिए गोनी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर के लिए रिस्क होते हैं। टर्मिनेशन में क्या होता है कि जब भी फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट सीक्वेंस आ रहा है, हमने कहा कि ट्रांसलोकेशन हो जा रही है, वो आगे ट्राइपेप्टाइड न्यूक्लियस आगे मूव कर रहा है, ट्राइपेप्टाइड सीक्वेंस पे आगे मूव की जा रहा है, एक उसके बाद क्या होगा कि UA अब आगे उसको टर्मिनेशन को डालेंगे। जब टर्मिनेशन को डालेंगे तो वो कहते हैं मैंने आगे नहीं जाना, वो आगे नहीं जाता, एक्चुअली रिलीज फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, और रिलीज फैक्टर्स यहाँ पे आके बाइंड करते हैं। रिलीज फैक्टर 1 और 2 आते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, जिसमें 1 जो है वो UAA और UAG को रिकॉग्नाइज करते हैं, और जो 2 होते हैं वो UAA और UGA को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। 1 से याद रखना कि UAA है और UAG है, ये पहले आता है तो 1। तो और उसके बाद हमारे अंदर सिर्फ एक ही होता है यूकैरियोटिक जो है ना वो रिलीज फैक्टर, वो आके इसको रिकॉग्नाइज करता है। और फिर आपके पास जो एक थर्ड फैक्टर होता है जो यहाँ पे दोनों केस में इसको हम बस रिलीज फैक्टर कहते हैं 3, जो कि उन दोनों को लेके जाता है। जब उन दोनों को लेके जाता होता है उनको फैक्टर्स को, तो यहाँ पे वो भी होती है, क्या नाम है, हाइड्रोलिसिस भी होती है GDP की। और वो जो फैक्टर्स आए होते हैं ना रिलीज फैक्टर्स, वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो कैटालिसिस कर देते हैं, वो ब्रेक कर देते हैं द बॉन्ड जो कि ट्रांसफर आरएनए के दरमियान बना था। यानी कि आपको पता है कि जो एडेनिन का थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसके दरमियान जो बना था, और जो आपके अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड के दरमियान बना था, जो कि वहाँ पे इनिशिएटर आपके पास लगा हुआ था, या फिर जो भी आपके पास आखिरी लगा होता है। तो वो ट्रांसफर आरएनए और पेप्टाइड का बॉन्ड रिमूव हो जाता है, पेप्टाइड जो है वो रिलीज हो जाता है। ये टर्मिनेशन का सारा प्रोसेस था। और उसके बाद हमने कहा कि राइबोसोम की रीसाइक्लिंग हो जाती है, और ये वो थे कि टर्मिनेशन पे आ गए थे। उसके बाद हमने कहा कि जो रेगुलेशन होती है, रेगुलेशन में रखने के 2 तरीके से हो सकती है, या तो उसकी कोवलेंट मॉडिफिकेशन हो सकती है। अगर कोवलेंट मॉडिफिकेशन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 की होती है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। दूसरी हो सकती है कि अगर आपके पास जो मैसेंजर आरएनए उसके साथ कोई प्रोटीन बाउंड कर दे, उसको जारी रह दे, तभी आपके पास ऑब्वियसली ब्लॉक हो जाएगी। जो प्रोटीन फोल्डिंग होती है, जैसी प्रोटीन बन जाती है तो या तो वो स्पॉन्टेनियसली फोल्ड कर जाती है, या फिर चैपरॉन प्रोटीन आती है जो कि उनकी फैसिलिटेटेड फोल्डिंग कराते हैं। प्रोटीन टारगेटिंग क्या होता है कि जैसी प्रोटीन बनती है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो कि डिटरमाइन करती है कि अब उसने कहाँ जाना है, ठीक है। जैसे उसको पता होता है कि उसने कहाँ जाना है, लेकिन वो सीक्वेंस हम डिटरमाइन करती है कि उसकी फाइनल लोकेशन कहाँ पे होनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अच्छा यहाँ पे भी 2 तरीके से होती है, को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग, यानी कि दौरान ट्रांसलेशन इसको इतनी जल्दी कि उसने अपनी लोकेशन पर जाना है, या फिर आपके पास होती है पोस्ट ट्रांसलेशन टारगेटिंग, ठीक है। अच्छा सॉरी हाँ टारगेटिंग को ट्रांसलेशन टारगेटिंग होती है, उसमें क्या होता है कि मिनी RER के अंदर उन प्रोटीन ने जाना, तो उनके अंदर कोई एन टर्मिनल हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस होता है जिसको SRP रिकॉग्नाइज करती है। SRP जब उसको रिकॉग्नाइज करती है ना, तो सबसे पहले क्या करती है, वो राइबोसोम पे बाइंड करती है, फिर वो इलॉन्गेशन को हॉल्ट करती है, और फिर वो क्या करती है कि वो बेसिकली राइबोसोम पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स को ले, अच्छा SRP जो प्रोटीन आती है वो राइबोसोम से बाइंड करती है, और उसके बाद इलॉन्गेशन को हॉल्ट करती है, और आपके पास राइबोसोम पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको वो लेके आती है टू दी RER मेम्ब्रेन रिसेप्टर, जिसको हम ट्रांसलोकोन कहते हैं। और बेसिकली SRP कैसे लेके आती है, SRP खुद अपने रिसेप्टर पे बाइंड कर जाती है, जिसमें अल्फा सबयूनिट उसके साइटोसोल में आ रहा होता है, और जो बीटा सबयूनिट देख लो कि वो पूरी RER मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस करके और फिर RER ल्यूमेन में भी जा रहा होता है। तो यानी कि SRP अपने रिसेप्टर से बाइंड करके राइबोसोम पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स को ट्रांसलोकोन के पास लेके आती है। फिर जब वो ट्रांसलोकोन के पास लेके जाती है तो आपके पास जो पेप्टाइड है उसको एंटर किया जाता है, वो ओपन होता है। जब अंदर आता है तो उसकी सिग्नल सीक्वेंस को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, बाय सिग्नल पेप्टाइडेज जो उसका सिग्नल सीक्वेंस होता है जो उसको लेके आता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया जो आपके पास को ट्रांसलेशन होती है। जो पोस्ट ट्रांसलेशन होती है उसमें जो प्रोटीन फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस में जानी होती है, उनके पास कोई इंटरनल शॉर्ट बेसिक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है जिसके वजह से न्यूक्लियस में चली जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैक्रोफेज प्रोटीन होती है उनके अंदर कोई एन टर्मिनल, ठीक है, एन टर्मिनल एम्फीपैथिक अल्फा हेलिकल माइटोकॉन्ड्रियल एंट्री सीक्वेंस होता है जो कि उनको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाती है। और जो पेरोक्सोसोमल प्रोटीन्स होती है उनमें सी टर्मिनल ट्राइपेप्टाइड सिग्नल सीक्वेंस होता है। अब को ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन इसको मैं यहाँ से कराती हूँ। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है 2 तरीके की, प्रोटीलाइसिस और कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। प्रोटीलाइसिस में क्या होता है कि आप बेसिकली प्रोटीन को रिमूव करते हो, किसको रिमूव करते हो, या तो आप किसी आप जो इनिशिएटर मेथिनीन था उसको रिमूव करते हो क्योंकि इसका हमें जरूरत नहीं है, या फिर आप जो है ना वो जो प्रोटीन्स होती हैं, जो एक्टिव प्रोटीन्स होती हैं उनको उनके जो प्रिकर्सर्स होते हैं उनको एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट करते हो, सर्टेन सिग्नल सीक्वेंस को रिमूव सर्टेन जो है ना वो पेप्टाइड चेन को उसकी कुछ पार्ट को रिमूव करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रिमिंग। अभी जो ट्रिमिंग होती है, ये क्लीवेज होती है, ये आपके पास एंडोप्रोटीजेज इनको करते हैं, और ये क्यों की जाती है ताकि आपके पास ऑटो कैटालिसिस ना हो जाए, उस
उस ऑर्गन की। अब अगर फॉर एग्जाम्पल वही एक्टिव जो प्रोटीन्स हैं वो रिलीज हो जाए तो एक्टिव प्रोटीन फौरन से ऑर्गन के ऊपर, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होती है, वो ऑर्गन के ऊपर भी तो एक्ट कर सकती हैं, तो पहले वो प्रिकर्सर की फॉर्म रिलीज होती है जिसमें ऑर्गन अपने आप को प्रिपेयर करता है कि ये प्रोटीन आ गई है, अब इसको एक्टिव करने के लिए पहले मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँ, फिर उसको एक्टिव किया जाता है। और वो एंडोप्रोटीज एक्टिव करती हैं, वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि वो जिस लोकेशन पे है, जिस साइड पे होती है उस पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरआर में होती है, गॉल्जी में होती है, जो इंसुलिन होती है उसको हम सेक्रेटरी वेसिकल में किया जाता है, और कुछ आपके पास जो होती है वो सिक्रीशन के बाद उनकी ट्रिमिंग होती है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल ये आ जाती है इंसुलिन, कोलेजन। उसके बाद हमने कहा कि इसका रिमूवल ऑफ सिग्नल सीक्वेंस, तो ये तीन होती है कि आपके पास रिमूवल ऑफ द इनिशिएटर मेथियोनिन को करना, या फिर आपको उसका ट्रिमिंग करना यानी कि प्रिकर्सर को एक्टिव में कन्वर्ट करना, और रिमूवल ऑफ सिग्नल सीक्वेंस, क्योंकि अब सिग्नल सीक्वेंस की भी जरूरत है और इसमें भी हमने एसआरपी में देख लिया है। अब जो आपके पास कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होती है वो डिफरेंट तरीके की होती है, वो 9 डिफरेंट फॉर्म्स है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोसिलेशन। जो ग्लाइकोसिलेशन हम करते हैं ना, अब रखना है कि आपके पास ग्लाइकोसिलेशन किन किन प्रोटीन की करती है, जो कि या तो मेम्ब्रेन का पार्ट बनना होता है, या फिर उनको हमने सेल से सेक्रेट करना होता है। अब ये सेल सेक्रेशन मोनी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, या फिर उन्होंने सेल टू सेल रिकॉग्निशन में उन्होंने पार्ट प्ले करना होता है, या फिर उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है इससे, या फिर उनकी एंटीजेनिसिटी बढ़ जाती है जो उनकी ग्लाइकोसिलेशन करते हैं। ग्लाइकोसिलेशन अगर आप अमाइड ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन पे करते हो तो वो एन लिंक्ड होती है, अमाइड ग्रुप ऑफ एस्पेराजिन पे करते हो तो एन लिंक्ड होती है। अगर आप ओ पे करते हो तो ओ से रखना कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे करते हो, आप सीरीन और थ्रियोनिन हाइड्रोक्सिलाइसिन, तो वो ओ लिंक्ड होती है। और एन लिंक जो होती है वो एरियर में होती है, ओ लिंक्स ओ से यहाँ पे ग्लाइकोसिलेशन पे होती है। तो गोल्जी एपेटाइटिस होता है ना, मतलब ओ गोल्जी में होती है। गोल्जी के अंदर बेसिकली 3 रीजन होते हैं, सिस, मीडियल और ट्रांस रीजन। सिस रीजन में रिमूवल ऑफ मैनोस की जाती है, मीडियल रीजन में फ्यूकोस और एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन की एडिशन की जाती है, और ट्रांस रीजन में गैलेक्टोज और सैलिक एसिड की एडिशन की जाती है। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरेशन जो होती है उसमें प्रोटीन काइनेजेस फॉस्फोरेशन कराती है, प्रोटीन फॉस्फेटेज उनको रिमूव कर जाती है। वो भी कहाँ पे होती है, वो भी हाइड्रोक्सिल रेजिड्यू वाले अमीनो एसिड पे होती हैं, सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन। और उसमें भी हमने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजन फॉस्फोरेज है वो फॉस्फोरेशन से एक्टिव हो जाती है, और ग्लाइकोजन सिंथेसेस है वो फॉस्फोरेशन से डीएक्टिव हो जाती है। उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन जो होती है वो भी आपको पता है कि वो हम कोलेजन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोलेजन में लाइसिन और प्रोटीन की हाइड्रोक्सिलाइसिन और हाइड्रोक्सी प्रोटीन में जब तक आप हाइड्रोक्सिलेशन नहीं करते विटामिन सी डिपेंडेंट रिएक्शन से, तब तक तो क्रॉस लिंकेज कोलेजन में नहीं बनती, कोलेजन प्रोटीन नहीं बनती। उसके बाद सिस्टीन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आपके पास सिस्टीन की 2 रेजिड्यूज के दौरान होती है, जो कि इंसुलिन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्रांच प्रोटीन की जो है ना फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें इंसुलिन जो है एक ब्रांच प्रोटीन होता है, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड का बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी तक हमने पढ़ी ग्लाइकोसिलेशन, फॉस्फोराइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, सिस्टीन बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर प्रोसेरिक ग्रुप, प्रोसेरिक ग्रुप में बायोटिन या हीम आप एडअप करते हो। बायोटिन आपको पता है कि हम यूजुअली एप्सिलॉन लाइसिन रेजिड्यू पे आकर करते हैं, जो आपके पास कार्बोक्सिलेशन वाली एंजाइम होते हैं उन पे, और हीम ग्रुप जो आपके पास पता है हीमोग्लोबिन पैटर्न करते हैं। उसके बाद आपके पास लास्ट वन है गैमा कार्बोक्सिलेशन, एसिटाइलेशन, आइसोप्रोनाइलेशन और लिपिड एडिशन। जो आपकी गैमा कार्बोक्सिलेशन होती है वो आपको पता है कि जो ग्लूटामेट होते हैं, गैमा कार्बोक्सिल ग्लूटामेट के अंदर यहाँ पे इसको हम एडअप करते हैं, जो कि विटामिन के डिपेंडेंट ये होता है रिएक्शन, जिसमें हम ग्लूटामेट को जब गैमा कार्बोक्सिल ग्लूटामेट कन्वर्ट करते हैं तो इसमें क्रॉस लिंकेजेस बनती है बिटवीन द जो आपके पास फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है, ताकि आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिवेशन हो जाए। क्लॉटिंग फैक्टर 2798 या 279 और 279 तो होते हैं जिनको ये एक्टिव करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एसिटाइलेशन आपके पास आपको पता है कि हिस्टोन के हम करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में, ताकि आपके पास जब डीएनए पे एसिटाइलेशन कर देते हैं तो आपको पता है कि जो डीएनए था वो रिलैक्स हो जाता था और उसके यहाँ पे उसकी रेगुलेशन जो है वो अच्छे से कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद आइसोप्रोनाइलेशन जो होती है वो मेनली P21 रास प्रोटीन की जाती है। ठीक है, और लास्ट में लिपिड एडिशन, जिसमें फार्नेसाइल ग्रुप जो है वो जब एडअप किया जाता है तो इससे क्या होता है कि वो लिपिड को एंकर मेम्ब्रेन को एंकर करने में हेल्प करती है। अच्छा, जो प्रोटीन डिग्रेडेशन होती है वो हमने कहा कि कोई प्रोटीन जब मिसफोल्ड हो जाती है, डिफेक्टिव बनती है, तो उसकी डिग्रेडेशन होती है बाय यूबिक्विंटिनेशन, यानी कि उसको यूबिक्विंटिन बाइंड किया जाता है। जब उसको यूबिक्विंटिन से बाइंड देते तो हमने उस प्रोटीन को टैग कर दिया कि भाई ये खराब बनी है, इसको खत्म कर दो। फिर आपके पास प्रोटियोसोम आते हैं, उसको मैक्रोसोमल हमने कहा कि इट इज अ मैक्रोमोलिकुलर एटीपी डिपेंडेंट प्रोटियोलिटिक सिस्टम होता है साइटोसोल में, जो कि इसको खत्म कर देता है। फॉर एग्जांपल सीएफटीआर प्रोटीन है वो जब वो बन जाती है वो खराब हो जाती है। अब होता है बेसिकली ये कि जब कोई प्रोटीन इम्पीरियड होती है तो आरईआर के अंदर एक स्ट्रेस जनरेट होती है। ठीक है, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा क्लस्टर्स बन जाते हैं, अक्यूमुलेट कर जाते हैं। आरईआर के अंदर स्ट्रेस जनरेट होती है, उससे एक अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिससे आगे बस चैपरॉन्स वहाँ पे आते हैं। जब चैपरॉन्स वहाँ पे आते हैं इट विल इंक्रीज द ग्लोबल ट्रांसलेशन ऑफ द उसमें क्या होता है कि ट्रांसलेशन जो है उसको डिक्रीज कर देते हैं, कि थोड़ी देर के लिए आपके पास वो कहते हैं कि अभी चुप कर जाओ जरा, उसको इस तरह से कहते हैं यूकेरियोटिन फैक्टर 2 की फॉस्फोरेशन करके हमने पढ़ा था ना, उसकी रेगुलेशन में होता है। अनफोल्डेड प्रोटीन्स आर देन सेंड टू साइटोसोल। ठीक है, और वहाँ पर उनकी यूबिक्विंटिनेशन होती है, फिर उनको डिग्रेडेट किया जाता है, और उसको हम एक प्रोसेस को ईआर एसोसिएटेड डिग्रेडेशन कहते हैं।